हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लासेस। आज हमने टॉपिक लिया है 9th क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम कैसा दिखता है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे बनता है, तो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द एटम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एटम होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज एटम। तो बेटा एटम जो है किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई, हम इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं। मान लो कि मैटर, कोई भी मैटर है, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गई, ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको एटम बोला जाता है। एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये इनविजिबल है हमारी नेकेड आइज़ में, मतलब हम इसको खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इट इज़ इनविजिबल इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर। तो डेफिनेशन क्या होगी एटम की, यू कैन राइट एटम इज इनविजिबल इनडिविजिबल indestructible smallest particle of matter। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। दिस इज ऑल अबाउट द मैटर, एटम। नाउ एटम को और क्या बोला जाता है, एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी पार्टिकल, यानी कि कोई भी छोटी सी छोटी जो पार्टिकल होती है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि वो छोटे से पार्टिकल से बनता है, उस छोटे पार्टिकल को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द एटम। तो देखो बेटा, हम इसको एटम को जो है ज़्यादा ऐसे कि भाई आपको रटना है, रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग बिल्कुल भी ना तैयार करें किसी भी पार्ट को। 9th का जो ये कॉन्सेप्ट है एटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों के फर्दर क्लासेस में, 11th 12th, आप जहाँ भी इंजीनियरिंग करते हैं, आपके ये सभी जगहों पे ये बहुत पूछे जाने वाला एक कॉन्सेप्ट है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को एकदम मतलब दिमाग में डालें, याद करें, मतलब रटे नहीं, और उसी रटना इज़ नॉट एंड पार्ट ऑफ योर स्टडीज़, ठीक है। उसको समझें और फिर जाके उसको अपनी नोटबुक्स में लिखें। तो एटम, तो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ इनविजिबल इनडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम को सबसे पहले बेटा बहुत से फिलोसोफर्स आए, जैसे हमारे इंडियन फिलोसोफर हैं महर्षि कन्नड़, उन्होंने एटम के बारे में अपना डिस्क्रिप्शन बताया। फिर उसके बाद में कुछ जो साइंटिस्ट थे, कुछ फिलोसोफर्स थे जो कि वेस्टर्न फिलोसोफर्स थे, जैसे डेमोक्राइटस, ल्यूसिपर्स, उन्होंने एटम के बारे में अपनी अपनी फिलोसफीज़ को दिया, लेकिन किसी ने भी प्रूफ के साथ में एटम के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। तो सबसे पहले जो एटमिक थियरी लेकर आए थे वो थे डेल्टन। तो डेल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया, और उन्होंने किस थियरी के अंदर वो बताया, दैट इज डेल्टन्स एटमिक थियरी, ठीक है। नाउ उसके बाद में कई और थियरीज आई, जैसे थॉमसन की थियरी, तो उसको बोला गया थॉमसन्स एटमिक थियरी, थॉमसन्स एटमिक थियरी। उसके बाद में जो रुदरफोर्ड ने अपने कुछ व्यूज़ रखे एटम्स के बारे में, तो दैट थियरी इज कॉल्ड एज द रुदरफोर्ड्स एटमिक थियरी। आफ्टर दैट उसके बाद में जो थियरी आई वो है अकॉर्डिंग टू द 9th क्लास, अकॉर्डिंग टू द 9th क्लास लास्ट जो थियरी थी दैट इज नील्स बोर थियरी, नील्स बोर एटमिक थियरी। तो इन सब ने प्रूफ के साथ में एटम के बारे में कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शंस बताए। तो स्टार्टिंग में जब एटम का स्ट्रक्चर
किस प्रकार से होगा, कैसा होगा, एटम किस तरीके से दिखता है, उसके अंदर किस टाइप की शेल्स होती हैं कि नहीं होती हैं, चार्ज कैसा है, ये सारी चीज़ें अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइम पे खोजी। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एटम दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है कैसा। ठीक है, देखो बेटा, एटम जो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है उसका, एटम इज स्फीयर इन शेप। कैसा है? स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये दोनों प्रेजेंट हैं। इनके कॉम्बिनेशन को, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। आई बात समझ में? न्यूक्लियॉन्स। नाउ मैं इसकी भी ट्रिक बताऊंगी आपको, बहुत अच्छी सी, इजीली, छोटी सी फनी सी ट्रिक है, वो भी आप देखिएगा कि किस तरीके से किसने प्रोटॉन की खोज की, किसने न्यूट्रॉन की खोज की, वो सभी चीज़ें हम देखेंगे हमारे इस टॉपिक में। उसके बाद में क्या होता है कि इसके चारों तरफ, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं। इस तरीके से क्या है? ऑर्बिट्स होते हैं ऐसे, जिसको नील्स बोर ने एग्जैक्टली समझाया था, बताया था कि ये जो ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस लाइक दिस। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, फिर लाइक दिस, यहाँ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स। नाउ डिस्कवरी किसने की? कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की किसने की? तो उसके लिए एक छोटा सा है वैसे तो, ईंट पर नाच, ये आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की वो की थॉमसन ने, जे थॉमसन। ठीक है, उसके बाद में प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था? रुदरफोर्ड। यानी कि प्रोटॉन की जो डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रुदरफोर्ड, है ना। उसके बाद में जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था चैडविक। ठीक है, चैडविक। इन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप लोगों से, जब आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, उसमें भी आप लोगों से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, इवन न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की। न्यूक्लियस वाज आल्सो डिस्कवर्ड बाय द रुदरफोर्ड। ठीक है ना। अब यहाँ पे चार्ज की बात की जाए कि प्रोटॉन कैसा चार्ज कैरी करते हैं, न्यूट्रॉन कैसा चार्ज कैरी करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कैसा चार्ज कैरी करते हैं। तो बात की जाए चार्ज की, तो प्रोटॉन्स जो हैं दे कैरी द पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेंगे नेगेटिव चार्ज को, और न्यूट्रॉन्स जो हैं बाय नेचर ये क्या करते हैं? ज़ीरो चार्ज कैरी करते हैं। यानी कि इट एग्जैक्टली दे क्या, ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं। न्यूट्रल, कोई चार्ज कैरी नहीं करते, ज़ीरो चार्ज के होते हैं। आई बात समझ में? तो चार्ज के अकॉर्डिंग इनका मास भी उन्हीं पे डिपेंड करता है। जैसे प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव, तो दे आर हैवी चार्ज, दे हैव हैवी चार्ज, यानी कि इसके अंदर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। अब कैसे होगा, कितना होगा? तो यहाँ पे जो चार्ज है प्रोटॉन का, दैट इज, प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो होगा 1 प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। आई बात समझ में? उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? वही चार्ज होगा, एग्जैक्टली सेम है, बट कुछ डिफरेंस है। यहाँ पे साइन जो है वो कैसा आता है? माइनस, बिकॉज इसका जो चार्ज है वो नेगेटिव है। वो कितना हो गया? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब।
यस। नाउ न्यूट्रॉन का क्या होगा, न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज कैरी करता नहीं है, तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रॉन कैरीज ज़ीरो चार्ज, न्यूट्रॉन हैज़ न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल एंड इट कैरीज ज़ीरो चार्ज। आई बात समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट द एटम। और ये जो एटम का जो स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली सोलार सिस्टम पे बेस्ड है। सोलार सिस्टम कैसे, जैसे आप कह सकते हो कि ये तो न्यूक्लियस तो हो गया इसका सन, और इसके जो चारों तरफ ऑर्बिट्स में जो रिवॉल्व करेंगे वो क्या करेंगे, वो होते हैं प्लैनेट्स। यानी कि हम न्यूक्लियस को मान सकते हैं सन, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसके ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, प्लैनेट्स। तो ये कम्प्लीटली सोलार सिस्टम पे बेस्ड एक थ्योरी है। क्या माना जाता है कि यूनिवर्स की जो उत्पत्ति हुई है वो भी क्या हुई थी, एक छोटे से एटम से ही हुई थी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से हुई थी, जो यूनिवर्स की, उसके बाद में धीरे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए उन एटम्स को प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, गैलेक्सी का निर्माण करते करते। तो यानी कि यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स की उत्पत्ति भी एक छोटे से कण, छोटे से अणु, अणु मतलब एटम, एटम से हुई थी। आई बात समझ में? तो हम एक बार पूरा सा रिकैप कर लेते हैं कि डेफिनेशन आप लोग क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, एटम इज इनविजिबल, इनडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको किसने, महर्षि कन्नड के द्वारा बताया गया था। उसके बाद में कुछ फिलोसोफर्स, ल्यूसिफस, डेमोक्राइटस आए और उन्होंने अपनी अपनी थियरीज दी। उसके बाद में 4, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, थॉमसन्स एटॉमिक थियरी, रुदरफोर्ड एटॉमिक थियरी और नील्स बोर एटॉमिक थियरी पे हम एटम के स्ट्रक्चर को जान पाए कि एटम एग्जैक्टली दिखता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर कैसा है, प्रोटॉन कहाँ पे स्थित हैं, न्यूट्रॉन कहाँ पे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किसकी मदद से देख पाए, इन्हीं थियरीज की वजह से। फिर उसके बाद में कैसा एग्जैक्टली एटम का स्ट्रक्चर है, तो न्यूक्लियस है सेंटर पे और स्फेरिकल इन नेचर है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। आई बात समझ में? प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। सो आई थिंक आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। बेटा इसको प्लीज़ वॉच करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।